सो लास्ट क्लास में वी वर टॉकिंग अबाउट एटॉमिक साइज कि कैसे एटॉमिक रेडियस डिक्रीज और इंक्रीज होता है। एंड वहाँ पे हम लोगों ने बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट किया था विच इज़ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। सो फिर से एक बार मैं रिवाइज करा देता हूँ कि एटॉमिक रेडियस क्या होता है। फ्रॉम गोइंग लेफ्ट टू राइट हमारा एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होता है जैसे उसे डिक्रीज होना ही चाहिए, लेकिन एकदम स्टीप डिक्रीज नहीं होता, थोड़ा थोड़ा करके डिक्रीज होता है। एंड जब हम लोग निकल कॉपर जिंक पे आते हैं तो हल्का फुल्का इंक्रीज हो जाता है बिकॉज एक डी शेल में काफ़ी सारे इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, तो उनके बीच में इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होने की वजह से जो साइज है वो कंपैरेटिवली थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है एट द एंड ऑफ द डी ब्लॉक। हाउएवर कि जब हम लोग डाउन द ग्रुप की बात करते हैं तो ऑब्वियसली वी नो कि जब नया शेल इंक्रीज होता है तो रेडियस ऑब्वियसली इंक्रीज हो जाता है, बट हाउएवर दिस इज नॉट द केस फॉर मोस्ट फॉर 4D एंड 5D सीरीज। वहाँ पे ऐसा क्या प्रॉब्लम था, प्रॉब्लम ये था कि 4D 3D के बाद 4D सीरीज में साइज तो इंक्रीज हो रहा है, लेकिन 4D के बाद 5D जब साइज इंक्रीज होना चाहिए तो वहाँ पे नहीं होता बिकॉज ऑफ द लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ये लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या थी कि बिफोर फिलिंग द डी ऑर्बिटल फिल करने से पहले हमारा एफ ऑर्बिटल आता है। एफ ऑर्बिटल में 14 इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं और उसके बाद फिर डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन, पहला इलेक्ट्रॉन तो पहले फिल हो चुका होता है, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन फिल होता है लेंथेनम के बाद, फिर सीधा नेक्स्ट 14 एलिमेंट्स आते हैं, उसके बाद फिर डी ऑर्बिटल आता है। अब एफ ऑर्बिटल का क्या होता है, बहुत ही खराब शील्डिंग इफेक्ट होता है, बहुत पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है, जिसकी वजह से जो न्यूक्लियर चार्ज होता है पीछे के ऑर्बिटल लाइक डी ऑर्बिटल एंड एस ऑर्बिटल पे ज़्यादा पहुंच जाता है। ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगने की वजह से जो न्यूक्लियस क्या करता है, पीछे के जो डी और एस ऑर्बिटल है उनको ज़्यादा अच्छे से अपने पास खींच लेता है, जिसकी वजह से जो साइज़ है वो श्रिंक हो जाता है। इस श्रिंकिंग की वजह से जो साइज़ जितना बढ़ना चाहिए था उतना तो बिल्कुल ही नहीं बढ़ पाता, और नहीं बढ़ पाता तो जो साइज़ है 4D और 5D सीरीज़ का ऑलमोस्ट सिमिलर हो जाता है, जो कि तुम्हें यहाँ पे दिख रहा होगा। ये जो 5D सीरीज़ है ये ब्लू कलर में यहाँ से दिख रही है, ये ब्लू कलर वाली 5D सीरीज़ है, और ये है जो ब्लैक कलर वाली है वो है 4D सीरीज़। और 4D और 5D सीरीज़ में तुम देख सकते हो कि बहुत ही कम डिफरेंस है। ऑफ्नियम जिरकॉनियम का, नार्बियम और टैलियम का, टंगस्टन मोलिब्डेनम रेनियम टेक्नीशियम, ऑस्मियम रुथेनियम इरिडियम रोडियम, इन सबका जो साइज़ है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है। सो ये इसका जो रीज़न होता है वो क्या होता है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होता है। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से एक शेल जितना एक शेल साइज बढ़ाता है और लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन उतना ही कम कर देता है, तो इवेंचुअली दोनों का साइज सेम रह जाता है। अब लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का कॉन्सिक्वेंस क्या होता है, उसका कॉन्सिक्वेंस रिजल्ट क्या है, रिजल्ट यही है कि जो जिरकोनियम हॉफनियम है इनका जो साइज होता है वो वर्चुअली एकदम सेम होता है, एकदम एग्जैक्टली सेम होता है। जिरकोनियम एंड हॉफनियम का साइज सेम होने से क्या फ़र्क पड़ता है, जिरकोनियम और हॉफनियम का साइज सेम है, इनकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी सेम हो जाती हैं, सारी की सारी प्रॉपर्टीज सेम हो जाती है, तो ये जिरकोनियम जहाँ पे भी एग्जिस्ट करता है वहाँ पे हॉफनियम भी मिलता है। तो अर्थ में अगर हम लोग डिग करेंगे और फाइंड आउट करेंगे कि एक जगह जिरकोनियम फाइंड आउट हो रहा है, हमें जिरकोनियम मेटल मिल रहा है, तो वहाँ पे 100% हॉफनियम मेटल भी मिलेगा। क्यों मिलेगा, बिकॉज जिरकोनियम हॉफनियम सेम ही ग्रुप में है, और जो भी एलिमेंट सेम ग्रुप में होते हैं उनका केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर होती हैं। अब इनका जो साइज है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो भी ऑलमोस्ट सिमिलर है बिकॉज ऑफ दिस लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, जिसकी वजह से जिरकोनियम और हॉफनियम की 90% जो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो सेम होती हैं, जिसलिए इस वजह से जिरकोनियम जहाँ मिलेगा वहाँ पे हॉफनियम भी मिलना पक्का है। सो दिस इज द मेजर कॉन्सिक्वेंस ऑफ लेंथेनॉइड। ठीक है, डायरेक्टली पूछा जाता है व्हाट इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। बाकी लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की जो डेफिनेशन है वो मैंने यहाँ पे तुम्हें बताई दी थी। नेक्स्ट वी आर कमिंग टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज अ टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू पुल शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये हमें याद रखना चाहिए, इट इज टेंडेंसी टू अट्रैक्ट ठीक है, तो जब भी हमारा कोई बॉन्ड बनेगा या कोई एक्स ले लेता हूँ,
इनके बीच में जो बॉन्ड पेयर होगा वही शेयर्ड पेयर होगा। तो जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उनको अपनी तरफ खींचने की टेंडेंसी को क्या बोलते हैं हम लोग, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं। अब ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ये डिपेंड करती है साइज पे। सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है चार्ज के एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है साइज के, ठीक है, चार्ज और साइज की रेशियो। आई एम नॉट सेइंग कि एग्जैक्ट यही फॉर्मूला होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की मैं बात कर रहा हूँ। तो जितना ज़्यादा मॉलिक्यूल के ऊपर चार्ज होता है उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास Fe+2 है एंड Fe+3 है तो इसमें से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी Fe3+ की ज़्यादा होगी क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है चार्ज के। एंड सिमिलरली इट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। तो अगर साइज जिसका जितना ज़्यादा छोटा होगा उतनी ही ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसकी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। सो जैसे स्कैंडियम है, टाइटेनियम है, वेनेडियम है, तो इसमें ऑब्वियसली वेनेडियम की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी वो ज़्यादा होगी देन टाइटेनियम देन स्कैंडियम, बिकॉज वेनेडियम का जो साइज है वो काफ़ी हद तक स्मॉल है एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज। ओके, सो हमें पता है गोइंग लेफ्ट टू राइट, अगर हम लोग लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो जो साइज होता है वो क्या होता है, डिक्रीज करता है। साइज डिक्रीज करेगा तो इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विल इंक्रीज। ठीक है, सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर हम लोग लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो वो हमेशा ही इंक्रीज होती है। नाउ कमिंग बैक टू द पॉइंट की साइज के साथ चार्ज भी है यहाँ पे, और इस चार्ज का जो कमाल है वो हमें दिखेगा जब हम लोग डाउन द ग्रुप बात करेंगे। सो यहाँ पे मैं बोलूँ, सो इन पीरियड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज, ठीक है, तो तुम्हें दिख ही रहा होगा 1.3 से लेके 1.9 तक ये इंक्रीज हो रहा है, फिर जिंक के टाइम पे थोड़ा सा डिक्रीज हो जाता है क्योंकि जिंक का तुम्हें पता है कि साइज इंक्रीज होगा, ठीक है। और अब अगर हम लोग अक्रॉस द ग्रुप करें, ठीक है, डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप क्या होता है कि इनमें कुछ चेंजेस आते हैं क्योंकि हमें पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चार्ज के एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल है साइज के। तो डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है, साइज तो सेम है, अगर 3D की बात करें तो 3D का जो साइज है वो छोटा है देन 4D का, 4D सीरीज का, और जो 5D सीरीज का है वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है उसके, ठीक है। और अगर चार्ज की बात करें तो न्यूक्लियर जो चार्ज होता है वो 3D के पास कम होता है और 4D 5D के पास क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा होता है। 4D का और कम होगा और 5D का जो न्यूक्लियर चार्ज है वो ज़्यादा होगा। ऑब्वियसली एटॉमिक नंबर ज़्यादा है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी ज़्यादा होंगे। अब क्या है कि 5D सीरीज़ की अगर हम लोग स्पेशली बात करें तो 5D सीरीज़ का क्या है, साइज़ 4D के इक्वल है, ठीक है, लेकिन उसका जो चार्ज है वो काफ़ी हाई है। तो चार्ज ज़्यादा होने की वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 5D सीरीज़ की कंपैरेटिवली ज़्यादा हो जाती है एज़ कम्पेयर टू 4D एंड 3D सीरीज, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें कि स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कॉपर, निकल, ये इनकी हो गई, ठीक है। तो रेड वाला क्या है, ये 3D सीरीज है। उसके बाद कमिंग बैक टू द 4D सीरीज, कौन सी है, ये यट्रियम वाली है, ये होगी 4D सीरीज, ठीक है। एंड देन ये जो ब्लू वाली है ये वाली है 5D सीरीज, ठीक है। सो जनरली क्या होता है कि डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करती है, तो डिक्रीज जनरली करनी ही चाहिए थी। तो स्टार्टिंग के एलिमेंट्स के लिए तो डिक्रीज कर जाती है, लेकिन उसके बाद आगे चलते चलते उनका न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो जाता है, और न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होने के वजह से न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज तो हो ही रहा है, लेकिन लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से साइज क्या होता है, ऑलमोस्ट सिमिलर रह जाता है। तो जो चार्ज टू साइज रेशियो जो आती है वो इनके लिए 4D और 5D सीरीज के लिए काफ़ी हाई आ जाती है, जिसकी वजह से 4D और 5D सीरीज की जो मेजर एलिमेंट्स हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़रूरत से ज़्यादा होती है। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि AU विच इज़ गोल्ड, गोल्ड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सारे डी एलिमेंट से ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा है, ठीक है। तो यही चीज़ याद रखनी है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी वो ज़्यादा कोवलेंट कंपाउंड्स बनाएगा। तो आई विल बी टॉकिंग अबाउट इट लेटर। तो यहाँ पे हमें क्या है कि
एस ब्लॉक और पी ब्लॉक में क्या होता है, डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस, ठीक है, डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करेगी। लेकिन फॉर डी ब्लॉक क्या होता है, डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज, ठीक है। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सेप्शनल केस है, ठीक है। अब इसका रीज़न क्या है, रीज़न भी बहुत सिंपल ही है कि डाउन द ग्रुप साइज तो इंक्रीज होना चाहिए था, जो कि साइज इंक्रीज नहीं होता है और न्यूक्लियर चार्ज ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑटोमेटिकली 4D और 5D सीरीज की ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू 3D सीरीज। एंड अमंग ऑल दीज एलिमेंट्स गोल्ड की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो सबसे ज़्यादा है, ठीक है। सो रीजन यहाँ पे लिखा हुआ है, ऑल्दो एटॉमिक साइज इंक्रीजेस स्लाइटली फ्रॉम टॉप टू बॉटम, एटॉमिक साइज जो होता है वो थोड़ा सा ही इंक्रीज करता है, द न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस मच मोर, न्यूक्लियर चार्ज ज़रूरत से ज़्यादा इंक्रीज कर जाता है, ठीक है। देयरफॉर द हेवियर ट्रांजिशन एलिमेंट्स फॉर्म बॉन्ड विद मोर कोवलेंट कैरेक्टर। अब क्या है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई हो जाने से विटी हाई हो रही है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई मतलब क्या होता है, हायर कोवलेंट कैरेक्टर। अब ये जो कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं और जो आयनिक कंपाउंड होते हैं वो बनते कैसे हैं, if electronegativity difference is greater than 1.7, ठीक है, यूनिट से। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस मतलब दो एलिमेंट्स के बीच में बॉन्ड बना है और दोनों एटम्स की कुछ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी और उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा होने की वजह से कंपाउंड बन जाता है आयनिक, और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम होता है तो वो कोवलेंट। तो if electronegativity difference is greater than 1.7 then compound will be ionic। तो कंपाउंड क्या होगा, आयनिक होगा, ठीक है। if electronegativity difference is less than 1.7 unit then compound will be covalent। तो ये हम लोग क्लियरली बता सकते हैं कि कौन सा आयनिक है कौन सा कोवलेंट है अगर हमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पता हो। लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ पे जो मेजर करी है वो करी है पॉलिंग स्केल पे। बहुत सारे स्केल होते हैं, ठीक है, जो सबसे वाइडली एक्सेप्टेड है इस पॉलिंग स्केल। तो पॉलिंग स्केल पे जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है उसके बेसिस पे हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं कि कंपाउंड कोवलेंट बनेगा या आयनिक बनेगा। यहाँ पे हम लोग बोल रहे हैं कि ये जो ट्रांजिशन एलिमेंट है ये ज़्यादा कोवलेंट कंपाउंड्स बनाते हैं। ज़्यादा कोवलेंट कंपाउंड इसलिए बनाते हैं क्योंकि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होने से क्या फ़र्क पड़ता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होने से फ़र्क ये पड़ता है कि ये जो ट्रांजिशन एलिमेंट है, फॉर एग्जाम्पल मैं सोडियम क्लोराइड बताता हूँ। तो सोडियम क्लोराइड की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वो मोर देन 1.7 होगा। अब सोडियम क्या है, मेटल है तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी। और ये जो सारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं ये भी तो मेटल है, तो मेटल है तो अगर मैं क्रोमियम ले लेता हूँ CrCl3, तो क्रोमियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सोडियम से बहुत ही ज़्यादा हाई है और क्लोरीन की कुछ फिक्स्ड वैल्यू होगी। तो इनका जब हम लोग फाइंड आउट करेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस तो 1.7 से कम ही आएगा, विच मीन्स दे आर कोवलेंट। तो क्लोरीन की तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई ही थी तो सेम ही था, लेकिन सोडियम की कम थी तो जो डिफरेंस आ रहा था वो 1.7 से ज़्यादा आ रहा था। लेकिन क्रोमियम के केस में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो काफ़ी ज़्यादा है, जिसकी वजह से जो वैल्यू आएगी वो 1.7 के आसपास ही आएगी, जिसका मतलब है कि कंपाउंड में कोवलेंट कैरेक्टर ज़्यादा है। नाउ वंस वी नो द कोवलेंट कैरेक्टर और द आयनिक कैरेक्टर, अगर हमें पता चल जाता है कि कंपाउंड का आयनिक कैरेक्टर है या कोवलेंट कैरेक्टर है,
देन वी कैन इजीली इंट्रोड्यूस AOC एंड BRI कॉन्सेप्ट। ये जो AOC और BRI कॉन्सेप्ट है ये मैं तुम्हें पहले भी चुका बता चुका हूँ, तो लेट मी रिवाइज इट अगेन। तो रिवीजन में फिर से करा देता हूँ कि AOC और BRI कॉन्सेप्ट क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो AOC और BRI जो कॉन्सेप्ट है, इट इज एप्लीकेबल फॉर ऑक्साइड्स। ठीक है, ऑक्साइड्स के लिए जनरली एप्लीकेबल होता है, लेकिन तुम इसे हेलाइड्स के लिए भी एप्लीकेबल कर सकते हो। ठीक है, तो अगर 100% चांसेस है कि ऑक्साइड्स के लिए एप्लीकेबल होगा, लेकिन हेलाइड्स जो सिंपल हेलाइड्स होते हैं ना उन्हीं के लिए एप्लीकेबल है। बाकी POCl3 अगर वो कंपाउंड बना रहा है तो ऑक्साइड और हेलाइड दोनों साथ में मिलके बन रहे हैं, तो उस केस में ये एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, तो ऑक्साइड्स की जैसे हम लोग बात करते हैं CrO3, ठीक है, MnO2 एंड Fe2O3। ठीक है, तो क्वेश्चन इस टाइप से आ सकता है कि सेवरल तुम्हें ऑक्साइड्स दे रखे, यू जस्ट नीड टू फाइंड आउट विच वन इज मोर ऑक्सीडाइजिंग, कौन सा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन सा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, कौन सा ज़्यादा एसिडिक है, कौन सा ज़्यादा बेसिक है। ये सारी चीज़ें तुम्हें यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस से पता चल जाएगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस से पहली चीज़ हमें पता चलता है कि कंपाउंड आयनिक है या कोवलेंट है। आयनिक और कोवलेंट के बेसिस पे हम लोग उसकी बाकी प्रॉपर्टीज निकाल सकते हैं। So AOC stands for acidic, oxidizing and covalent। BRI इसका अपोजिट होता है, बेसिक, रिड्यूसिंग एंड आयोनिक। ठीक है, तो अगर तुम्हें कंपाउंड की प्रॉपर्टी पता है कि वो ज़्यादा कोवलेंट है या जब वो ज़्यादा आयनिक है, उसके बेसिस पे तुम उसकी बेसिसिटी और एसिडिटी या फिर ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग कैरेक्टर तुम इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, और ये डी ब्लॉक में से बहुत कॉमन क्वेश्चन ये ज़रूर आता है कि इनमें से कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन कम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो अगर सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है या डिफरेंट भी है तो भी हम लोग इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ वी कम टू द वन मोर इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट विच इज फजान्स रूल। अब ये जो फजान्स रूल है ये बोलता है हायर ऑक्सीडेशन स्टेट हैज हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी and more electronegativity means more covalent character। ठीक, तो फजान्स रूल हमें जो नॉर्मल कंपाउंड्स होते हैं उनका कोवलेंट जो नॉर्मल आयनिक कंपाउंड्स होते हैं उनका कोवलेंट कैरेक्टर हमें समझाता है कि कौन ज़्यादा कोवलेंट है कौन कम कोवलेंट है। सो ये डिपेंड करता है पोलराइजिंग पावर पे, और पोलराइजिंग पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है चार्ज और साइज के। जैसे हम लोगों ने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चार्ज के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल साइज के। सिमिलरली फजान्स रूल भी यही बोलता है कि जो पोलराइजिंग पावर होता है या जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, चार्ज के, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है साइज के। तो चार्ज और साइज के बेसिस पे हम लोग कंपाउंड्स का कोवलेंट कैरेक्टर निकाल सकते हैं। वंस वी नो द कोवलेंट कैरेक्टर अगर हम लोग कोवलेंट कैरेक्टर पता चल गया कि किसका ज़्यादा है, वी कैन फाइंड आउट देयर एसिडिटी एंड रिडॉक्स कैरेक्टर। ठीक है, तो उनका बेसिसिटी, एसिडिटी या रिडॉक्स कैरेक्टर, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या रिड्यूसिंग एजेंट है, वो हमारे लिए कैलकुलेट करना या क्वालिटेटिवली समझना बहुत आसान है ऑन द बेसिस ऑफ AOC एंड BRI। तो चलो इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मेरे पास कंपाउंड है FeO एंड Fe2O3। ठीक है,
Now I need to find out which one is strong oxidizing agent. Stronger oxidizing agent. तो ये क्वेश्चन मेरे पास है। या फिर क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है, विच वन इज मोर एसिडिक, दोनों में से कौन सा ज़्यादा एसिडिक है। तो ये चीज़ें हमें बतानी है। अब हम लोग देखेंगे कि दोनों एलिमेंट Fe हैं और दोनों ही ऑक्साइड्स हैं। तो अगर प्योर ऑक्साइड्स हैं या प्योर हेलाइड्स हैं, सो AOC एंड BRI कॉन्सेप्ट हम लोग अपने दिमाग में रख सकते हैं कि ये तो एप्लीकेबल है ही। तो क्या है AOC एंड BRI, ठीक है। नाउ Fe में जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या है, +2 है, और FeO2O3 में जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +3 है। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट हमें पता है कि हायर ऑक्सीडेशन स्टेट मींस मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है तो मतलब मोर कोवलेंट कैरेक्टर, और ज़्यादा कोवलेंट कैरेक्टर है तो वो ज़्यादा ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा और ज़्यादा एसिडिक भी होगा। सो मोर कोवलेंट कैरेक्टर मतलब मोर एसिडिक एंड स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है। सो यहाँ से हमें क्लियरली पता चल गया है कि Fe2O3 की अगर हम लोग बात करें तो वो स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है देन FeO। सिमिलरली Fe2O3 इज ऑल्सो मोर एसिडिक देन FeO। ये हो गई एसिडिटी की बात, एंड ये हो गए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, क्लियर है, किसी को कोई डाउट? ठीक। सो नेक्स्ट वी कम टू दी, ये हमारे लिए कंप्लीट हो गया। तो कंपाउंड्स को देख के हम लोग इजीली बता सकते हैं कौन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या कम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। लेट मी डू अ फ्यू मोर एग्जांपल्स तो कॉन्सेप्ट अच्छे से और क्लियर हो जाएगा। सो एक कंपाउंड है हमारे पास लाइक AuCl3 एंड AgCl। दो कंपाउंड है AuCl3 एंड AgCl। यहाँ पे हमें बताना है कि दोनों में से ज़्यादा एसिडिक कौन सा है। इज मोर बेसिक हम लोग बात करते हैं कि इनमें से ज़्यादा बेसिक कौन सा है एंड विच इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कोई बता सकता है मुझे? वैसे AuCl लेते हैं हम लोग, वैसे AuCl3 ही रहता है तो 3 ही ले लेते हैं। कोई बता सकते हैं कि कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे इसे? आई थिंक AgCl मोर बेसिक होना चाहिए, मतलब सॉल्व कैसे करेंगे? वो तो ठीक है, लेकिन प्रोसीड कैसे करेंगे? पहले क्या देखेंगे, किस वजह से AuCBRI लगाया हम लोगों ने, कौन ज़्यादा कोवलेंट है, कौन ज़्यादा आयनिक है, कैसे पता चलेगा? यहाँ पे हमें पता है कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट AU की +3 है और यहाँ पे +1 है। ठीक है, उस पर से हमें पता है कि AU इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन Ag। ठीक है, पता ही अभी हम लोगों ने देखा था कि सारे 3D सारे जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स है उसमें से सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थी वो गोल्ड की थी।
ठीक है। तो ऑब्वियसली गोल्ड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो गोल्ड +3 की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और भी ज़्यादा हो जाएगी, बिकॉज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज की। जितना ज़्यादा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, उतनी ही ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, उतनी ही ज़्यादा पोलराइजिंग पावर उसकी हो सकती है। सो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब क्या है? AuCl3 is more covalent। AgCl, ठीक है। अब इसके हिसाब से क्या है, यहाँ पे हम लोगों ने कोवलेंट ज़्यादा है, कोवलेंट ज़्यादा है तो मतलब क्या आएगा कि AuCl3 will be more acidic than AgCl। इसका उल्टा हम लोग करेंगे, इसका मतलब क्या है, AgCl is more basic than AuCl। सो ये चीज़ हमारी यहाँ पे कंफर्म हो गई है। और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात करेंगे तो AuCl3 ज़्यादा कोवलेंट है, तो AOC का जो फॉर्मूला है उसके बेसिस पे AuCl3 क्या होगा, विल बी स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी पे। सो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है? आयनाइजेशन एंथैल्पी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड। तो ये तो चीज़ हमें याद ही रहनी चाहिए कि हमेशा आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है, रिक्वायर्ड एनर्जी रिक्वायर्ड, और एनर्जी रिक्वायर्ड है तो ये हमेशा ही क्या होगा, पॉजिटिव होगा। सो आयनाइजेशन एंथैल्पी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। जो लास्ट में जो इलेक्ट्रॉन है, लास्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है, उसको बाहर निकालने के लिए, एटम में से निकालने के लिए कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड है, उसको हम लोग बोलते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी। नाउ जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, साइज के। साइज कम है तो आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होगी, साइज ज़्यादा है तो आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होगी। अगर साइज छोटा है तो ऑब्वियसली मैं कंसिडर करता हूँ कि साइज ये इसका है और एक साइज है जो इससे कंपैरेटिवली बड़ा है। तो यहाँ पे जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है उसकी तरफ जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो जा रही है वो यहाँ पे ज़्यादा है, और यहाँ पे क्या है, तो न्यूक्लियस जो पॉजिटिवली चार्ज है वो इस इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा अच्छे से पुल करेगा एज कम्पेयर टू दिस, जिसकी वजह से यहाँ पे जो है, यहाँ पे लो आयनाइजेशन एनर्जी होगी, और यहाँ पे जिसका साइज छोटा है उसकी जो आयनाइजेशन एनर्जी होगी वो हाई होगी। ठीक है, अब हमें पता है कि लेफ्ट टू राइट जाते जाते अगर हम लोग स्कैंडियम से जिंक की तरफ जाते हैं तो साइज क्या होता है, छोटा होता है। साइज छोटा होता है एंड साथ में जो न्यूक्लियर चार्ज है वो भी बढ़ता चला जाता है, जिसकी वजह से जो आयनाइजेशन एनर्जी हो, जिसकी वजह से जो लास्ट आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है जो न्यूक्लियस में, जो एटम में है, वो न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा एक्सपीरियंस करेगा, और ज़्यादा चार्ज एक्सपीरियंस करने की वजह से आयनाइजेशन एनर्जी कंपैरेटिवली काफ़ी हाई हो जाएगी। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी कॉन्स्टेंटली बढ़ रही है। क्रोमियम के बाद मैग्नीज पे एकदम से बढ़ जाती है, फिर FeCO, एंड देन Zn पे फिर से अगेन बढ़ जाती है। तो ये Zn की इतनी ज़्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी है बिकॉज ऑफ फुल फिल्ड डी ऑर्बिटल। जो डी ऑर्बिटल होता है वो फुल फिल्ड होता है, जिसकी वजह से इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी कंपैरेटिवली ज़्यादा हो जाती है। एंड सिमिलर इज द केस फॉर मैग्नीज, वहाँ पे हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन होती है, तो वहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकालने की टेंडेंसी है वो कंपैरेटिवली कम होती है, मतलब ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। तो जो नॉर्मल जो आयनाइजेशन एंथैल्पी का जो ट्रेंड होता है कि फ्रॉम अक्रॉस द पीरियड, ठीक है, तो मैं यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ, इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ। सो आयनाइजेशन एंथैल्पी का रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स की बात करें, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स मतलब एस ब्लॉक और पी ब्लॉक की बात करें, तो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स में आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है,
increases from left टू राइट, लेफ्ट से राइट पे जाएंगे तो आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती है और आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस होती है फ्रॉम टॉप टू बॉटम। लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट पीरियड, एंड टॉप टू बॉटम जा रहे हैं तो वी आर टॉकिंग अबाउट द ग्रुप्स। तो ये रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स का ट्रेंड होता है। सेम ट्रेंड यहाँ पे भी फॉलो हो रहा है। अगर हम लोग पीरियड में जा रहे हैं तो डी ब्लॉक के लिए आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज ही हो रही है, ठीक है, विच इज़ अ वेरी सिंपल केस। यहाँ पे कुछ केसेस में जैसे जिंक के केस में एब्रप्टली ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है क्योंकि D10 4s2 कॉन्फ़िगरेशन है, बहुत ही ज़्यादा स्टेबल है, तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन निकालना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। सेम बाकी जो जैसे नॉर्मल ट्रेंड होता है वैसे ही सारा ट्रेंड है। कुछ कुछ हल्का फुल्का एक्सेप्शनल केस होते हैं जैसे नाइट्रोजन है, वहाँ पे P3 कॉन्फ़िगरेशन होती है, हाफ वेल कॉन्फ़िगरेशन होती है तो ज़्यादा स्टेबल हो जाता है। सिमिलर इज द केस, यहाँ पे भी यही केस है। लेकिन अगर हम लोग बात करें डाउन द ग्रुप, तो डाउन द ग्रुप जो ट्रेंड है वो प्रॉपरली फॉलो नहीं होता है। रीज़न क्या है कि डाउन द ग्रुप साइज़ क्या होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए, लेकिन जो डाउन द ग्रुप डी ब्लॉक है वहाँ पे 45T सीरीज़ का जो साइज़ है वो इतना ज़्यादा इंक्रीज नहीं होता है जितना होना चाहिए ड्यू टू द लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। सो इट इज़ ऑल्सो एन अ कॉन्सिक्वेंस कि रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स में डाउन द ग्रुप जितने भी ट्रेंड फॉलो होते थे, डी ब्लॉक एलिमेंट्स में डाउन द ग्रुप वो ट्रेंड फॉलो नहीं हो पाते बिकॉज ऑफ दैट लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि स्कैंडियम, ये जो रेड वाली जो लाइन है ये 3D है, ठीक है, ब्लैक वाली लाइन है 4D एंड ब्लू वाली लाइन है 5D। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि 5D जो है उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा है, 4D एंड 3D की जो है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है, ठीक है। ये जो केस है ये थोड़ा गड़बड़ केस है। गड़बड़ इसीलिए है क्योंकि जो 5D है हैज़ स्मॉलर साइज एंड हायर न्यूक्लियर चार्ज। तो न्यूक्लियर चार्ज ज़रूरत से ज़्यादा है, साइज़ क्या है वो बड़ा नहीं हो पाया ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, तो ब्रैकेट में हम लोग लिख देते हैं ये जो चीज़ है वो किस वजह से है, ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। तो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो साइज़ है वो बड़ा नहीं हो पाता। न्यूक्लियर चार्ज तो डेफिनेटली डाउन द ग्रुप इंक्रीज होगा, लेकिन उसको कंपनसेट करने के लिए साइज़ बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, विच इज़ नॉट द केस इन डी ब्लॉक एलिमेंट्स। हैंस इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, साइज स्मॉल है, चार्ज ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली बहुत ही ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होगी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। तो इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि जो ट्रेंड है वो इस तरीके से है कि 5D की जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, वो काफ़ी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू दी 4D एंड 3D। और 4D 3D का जो केस है वो थोड़ा सा ऊपर नीचे, ज़्यादा डिफरेंस इनमें है नहीं, तो दोनों लाइनें वो एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर रही है, ठीक है। Now we come to the very important point which is density. Density क्या है कि density from left to right. Density पहली बात तो हम लोग करते हैं कि density क्या होता है, mass per unit volume. So जो ये volume है ये associated है किससे, size से associated है, कि जिसका size बड़ा होगा उसकी volume भी ज़्यादा होगी। और mass किससे related है, atomic number से, जितना ज़्यादा atomic number होगा उतना ही ज़्यादा atomic मास भी होगा, विच इज़ वेरी ऑब्वियस। तो डाउन द ग्रुप जो डेंसिटी क्या होता है कि डेंसिटी सिमिलर होती है या फिर इंक्रीज होती है। यहाँ पे क्या होता है कि डेंसिटी ज़रूरत से ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। क्यों हो जाती है, क्योंकि जो साइज है डाउन द ग्रुप जो साइज होता है वो सिमिलर ही रहता है, क्योंकि अभी हमने बोला इलेक्ट्रॉनिक कंट्रैक्शन की वजह से जो साइज है वो उतना बढ़ता नहीं है। और एटॉमिक चार्ज क्या हो जाता है, एटॉमिक नंबर या नंबर ऑफ
या मास नंबर हम लोग ज़्यादा अच्छे से लिखेंगे, एंड मास नंबर इंक्रीजेस, साइज सेम रह गया, मास नंबर इंक्रीज हो गया तो मतलब मास बढ़ गया और वॉल्यूम सेम रहेगा। तो अगर वॉल्यूम कांस्टेंट अगर हम लोग कर देंगे तो मास क्या होता है, 5D जो सीरीज है उसका जो मास है वो काफ़ी ज़्यादा होगा देन 4D एंड देन 3D। एंड अगर इन सब का जो एटॉमिक मास है, सॉरी, इन सब का जो वॉल्यूम है अगर वो सिमिलर रहता है तो उसकी वजह से वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया, तो यहाँ पे हम लोग को क्या पता है, डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक मास। सो एटॉमिक मास जिसका ज़्यादा होगा उसकी डेंसिटी भी ज़्यादा होगी। तो उसी केस की वजह से जो 5D सीरीज़ है उसका जो डेंसिटी होती है वो बहुत ही ज़्यादा हो जाती है। तो 5D की डेंसिटी ज़्यादा होगी देन 4D एंड देन 3D। 3D की डेंसिटी सबसे कम होगी, यहाँ पे लिख देते हैं लो डेंसिटी, और यहाँ पे डेंसिटी क्या हो जाएगी, बहुत ही ज़्यादा हाई हो जाएगी। अब यहाँ पे एक और पॉइंट है कि पहले डेंसिटी पहले यहाँ से इंक्रीज हो रही है एंड देन इट इज़ डिक्रीजिंग। तो जैसे ही हमें पता है कि साइज क्या होता है, पहले साइज इंक्रीज होता है, सॉरी पहले साइज यहाँ से यहाँ पे क्या होता है, डिक्रीज होता है, फिर यहाँ पे जिंक कैडमियम मरकरी की साइड पे पहुँचते पहुँचते साइज क्या होने लग जाता है, डिक्रीज होने लग जाता है। डिक्रीज क्यों हो जाता है, क्योंकि एक ही ऑर्बिटल में 10 इलेक्ट्रॉन को रखना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होती है, तो साइज क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। साइज इंक्रीज हो जाएगा तो वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगी, वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगी तो उनकी डेंसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि डेंसिटी क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम की, ठीक है। तो इसलिए ये जो ग्राफ है पहले वो इंक्रीज हो रहा है और उसके बाद फिर वो डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि जो साइज होता है वो पहले इंक्रीज होता है, पहले वो डिक्रीज होता है और फिर एंड तक जाते जाते वो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। सो दिस इज द ट्रेंड। और अगर हमें बात करनी हो कि विच इज द हैवीएस्ट एलिमेंट, सो ऑस्मियम इज द हैवीएस्ट, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि ऑस्मियम हैज हाईएस्ट डेंसिटी। ऑस्मियम की जो डेंसिटी होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है। हम लोग उसका 10 ग्राम, मतलब अगर सारे एलिमेंट्स की एक एक वॉल्यूम कांस्टेंट कर देंगे तो उसका जो वेट होगा ऑस्मियम का वो सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है। आई थिंक यहाँ तक क्लियर होगा, किसी को कोई डाउट है तो बताओ। सो यहाँ पे ये पूरा ग्राफ दे रखा है कि कैसे एटॉमिक नंबर यहाँ से इंक्रीज हो रहा है, फर्स्ट सीरीज का, 3D सीरीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। मेटल, फिर मेटल प्लस 2 प्लस 3 प्लस, एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, तीन इलेक्ट्रॉन निकाल के क्या कॉन्फ़िगरेशन बनती है वो सब दे रखा है। एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन हम लोग बात कर चुके हैं कि कैसे एटम्स को अलग अलग करने को हम लोग एटमाइजेशन बोलते हैं। और एटमाइजेशन किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, जितने ज़्यादा नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ही ज़्यादा एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन होगा। तो पहले कम होता है, फिर इंक्रीज होता है, फिर डिक्रीज होता है, क्योंकि जिंक तक जाते जाते नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कम होते रहते हैं। आयनाइजेशन एनर्जी भी सब लिखी हुई है, मेटालिक रेडियस। सो इट इज़ अ कंप्लीट डाटा जहाँ पे 3D एलिमेंट सीरीज का, फर्स्ट सीरीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट का सारा डाटा यहाँ पे प्रोवाइडेड है। नाउ वी कम टू द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, विच इज़ वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। जो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स होते हैं और जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं उनमें जो सबसे मेजर डिफरेंस होता है वो यही होता है कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर कैपेबल ऑफ एग्जिबिटिंग वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। एक ही एलिमेंट 6-7 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा सकता है। जैसे यहाँ पे हम लोग क्लियरली देख सकते हैं कि जो मैग्नीज है उसकी क्या ऑक्सीडेशन स्टेट है, +2 भी होती है, +3 भी होती है, +4 भी होती है, +5 भी होती है, +6 भी होती है और +7 भी होती है। तो यहाँ पे होता क्या है कि s ऑर्बिटल और d ऑर्बिटल दोनों ही मिलके ऑक्सीडेशन स्टेट हमें शो करते हैं। पहले +2 ऑक्सीडेशन स्टेट एस ऑर्बिटल में से इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद जाएगी और फिर डी ऑर्बिटल में जितने भी अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं या जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो वहाँ से निकलते चले जाएंगे और वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट प्रोवाइड कर देंगे। अब यहाँ पे क्या है कि दो ही ऐसे एलिमेंट्स हैं जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करते। वन ऑफ देम इज कैंडियम एंड अदर वन इज जिंक। अब जिंक के पास, ठीक है, अब एक एक करके इनकी बात करते हैं।
सो वन ऑफ द नोटेबल फीचर, जो सबसे ज़्यादा नोटेबल फीचर है, ये जो हाईलाइटेड फीचर है ट्रांजिशन एलिमेंट का, इज़ द ग्रेट वैरायटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। बहुत ही सारी ऑक्सीडेशन स्टेट ये शो करते हैं अपने कंपाउंड्स में, ठीक है। और जो इनका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, वो उनके ग्रुप नंबर के इक्वल होता है। नहीं, ऐसा हम लोग बोल नहीं सकते। और सम ऑफ द एलिमेंट्स इट्स ट्रू, बट बाकी सबके लिए ठीक नहीं है, तो नहीं बोलेंगे। सो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, पहले इंक्रीज हो रही है एंड देन इट स्टार्ट डिक्रीजिंग, ठीक है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन पहले इंक्रीज होते हैं और फिर नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन डिक्रीज होते चले जाते हैं। और जितने ज़्यादा नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उतना ही ज़्यादा आसान होता है किसी भी एलिमेंट के लिए इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करना। जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो जाता है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज या न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज हो जाता है, तो फिर आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होने लग जाती है। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी जैसे जैसे डिक्रीज करेगी, तो उसमें से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना उतना ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। सो इट्स सिंपल कि ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट वाला तुम्हें कॉन्सेप्ट याद रखना है कि स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज तक पहले क्या होगा, पहले इंक्रीज होगी। एंड मैग्नीज इज द एलिमेंट विच शोज मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे 3D सीरीज में। ऑस्मियम इज द एलिमेंट जो पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है, +8 की। बट यहाँ पे मैग्नीज की बात हो रही है। मैग्नीज क्या होता है? हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट 3D एलिमेंट में शो करता है। आयरन ऑन द अदर हैंड इज अनेबल टू शो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो मैं दिख रहा होगा यहाँ पे +5 ऑक्सीडेशन स्टेट आयरन की नहीं है, ठीक है। ऑल्दो सम कुछ आजकल कुछ बहुत सारे कंपाउंड्स बना रखे हैं जहाँ पे फोर्सफुली आयरन +5 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा देता है, लेकिन तुम्हें ये याद रखना है कि यहाँ पे +5 ऑक्सीडेशन स्टेट आयरन नॉर्मल कंपाउंड्स में नहीं दिखाता है, ठीक है। कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिन्हें ज़बरदस्ती बनाया जाता है, फोर्सफुली बनाया जाता है, वहाँ पे उनकी जो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट है आयरन की, वो अचीव हो जाती है। बट नॉर्मल कंपाउंड्स में +5 ऑक्सीडेशन स्टेट इज एब्सेंट, तो आयरन कभी भी +5 ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं दिखाता है। अब हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट होनी चाहिए या कौन सी नहीं होनी चाहिए? वो बेसिकली डिपेंड करता है उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे। अब स्कैंडियम विच हैज़ एटॉमिक नंबर ऑफ 21, तो इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो 3D1 4s2 होता है। अब स्कैंडियम बोलने के लिए स्कैंडियम 2+ बना सकता है, जहाँ पे क्या इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, यहाँ पे हो जाएगी 3D1 4s0। अब क्या है कि अगर ये एक और इलेक्ट्रॉन दे दे, तो ये क्या बन जाएगा, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लेगा। और अगर नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन हो गई तो मतलब क्या है, स्टेबल है, ठीक है। तो स्कैंडियम के पास क्या है कि 3 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, इट हैज 3 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स which can be donated to attain noble gas कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो 3 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, 3 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन देने के बाद नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन इजीली अटेन हो ही जाती है, ठीक है। तो स्कैंडियम क्या करता है, तीनों इलेक्ट्रॉन दे देता है, तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में वो एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। इट इज easier to donate 3 electrons than 2 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि डी ऑर्बिटल में एक ही इलेक्ट्रॉन है और वो एक इलेक्ट्रॉन निकालना इतना ज़्यादा आसान होता है कि 2 इलेक्ट्रॉन के लिए जितनी एनर्जी देते हैं वो थोड़ी सी और डाल के वो 3 इलेक्ट्रॉन की एनर्जी वो रिलीज कर देता है। तो जो स्कैंडियम 3+ होता है, स्कैंडियम 3+, इस पे ऑक्सीडेशन, ये
नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है एज कम्पेयर टू स्कैंडियम 2। तो होता क्या है कि स्कैंडियम 2 क्या होता है, लेस स्टेबल होता है, या वेरी लेस स्टेबल लिखूंगा मैं, इतना कम स्टेबल होता है कि वो बनता ही नहीं। 2 इलेक्ट्रॉन जैसे उसने रिलीज किया, तीसरा वो ऑटोमेटिकली रिलीज कर देता है, सो दैट इट कैन गेन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। और ये क्या होता है, एक्सट्रीमली स्टेबल होता है। तो प्रोडक्ट अगर बहुत ही ज़्यादा स्टेबल है तो रिएक्टेंट ऑटोमेटिकली प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। स्कैंडियम 2 एकदम से स्कैंडियम 3 में कन्वर्ट हो जाता है, थोड़ी सी एनर्जी एक्स्ट्रा एब्सॉर्ब करके। ठीक। जिंक की बात करें कि जिंक का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो ये होता है कि अर्गन 3d10 4s2। अब जिंक सिर्फ जिंक 2+ में कन्वर्ट होता है, जहाँ पे उसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है 3d10 4s0। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे हमारे पास आ गए फुलफिल्ड d ऑर्बिटल। एंड फुलफिल्ड डी ऑर्बिटल क्या होता है, एक्सट्रीमली स्टेबल होता है। और इतनी स्टेबल, जैसे हमें पता है हाफ फील्ड और फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन बहुत ज़्यादा स्टेबल होती है, तो उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालना क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है। तो जिंक क्या होता है, जिंक 3+ नहीं बनाता, तो जिंक क्या करेगा, सिर्फ एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट बनाया दिखाएगा, दैट इज Zn2+, बाकी ऑक्सीडेशन स्टेट वो शो नहीं करता। तो यहाँ पे दो केसेस हो गए कि स्कैंडियम एंड जिंक, ये दो ऐसे एलिमेंट्स हैं जो सिर्फ एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा रहे हैं, उससे ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट वो नहीं दिखा रहे हैं। बट इसके अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं, ठीक है। उनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो कम या ज़्यादा हो सकती है। लेट्स टॉक अबाउट टाइटेनियम फर्स्ट। टाइटेनियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 22, सो इट इज़ Ar3d2 4s2, ठीक है। तो जो सारे एलिमेंट्स हैं उनकी +2 इज द मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, +2 is the most common oxidation state obtained by releasing 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करने के बाद जो सबसे आसानी से जो ऑक्सीडेशन स्टेट वो बन जाती है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। एक्सेप्ट देयर इज वन इम्पॉर्टेंट पॉइंट, एक्सेप्ट कॉपर। एक्सेप्शनल केस है यहाँ पे, ठीक है, ये याद रखना है। इसको कैसे हाईलाइट करूँ, ग्रीन कलर से, ये है एक्सेप्शन, जिसके बारे में हम लोग थोड़ी देर में पढ़ेंगे या नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि कॉपर में ऐसा क्या है, कोई भी +1 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा नहीं रहा है, सिर्फ कॉपर ही +1 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा रहा है। तो कॉपर में ऐसा है क्या है कि +1 ऑक्सीडेशन स्टेट उसकी स्टेबल है, ठीक है, वो चीज़ देखिए अलग चीज़ है। अब यहाँ पे तुम्हें दिख रहा होगा कि कुछ जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो बोल्ड हो रखे हैं, जैसे +4 ऑक्सीडेशन स्टेट बोल्ड है, +5 ऑक्सीडेशन स्टेट बोल्ड है, +3 एंड +6 ऑक्सीडेशन स्टेट दे आर ऑल्सो बोल्ड, +2 एंड +7 ऑक्सीडेशन स्टेट 2 3 एंड 2। इसमें यहाँ पे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट को भी बोल्ड कर देना चाहिए, बट एक ही है कोई। ये जो बोल्ड ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या दिखा रहे हैं, ये बता रहे हैं कि ये है मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट टाइटेनियम की +2 भी है, +3 भी है, लेकिन +4 ऑक्सीडेशन स्टेट उसकी काफ़ी हद तक स्टेबल है। क्यों स्टेबल है, क्योंकि वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर पा रहा है। वेनेडियम के लिए भी सेम ही केस है, +2 भी है, +3 भी है, +4 भी है, +5 भी है, बट +5 में क्या है, वो 5 इलेक्ट्रॉन वो आराम से दे पा रहा है और इस वजह से उसने नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लिया। क्रोमियम की केस में +3 एंड +6 ऑक्सीडेशन आर द मोस्ट स्टेबल। +6 कैसे, 6 इलेक्ट्रॉन देने के बाद वो +6 ऑक्सीडेशन अटेन कर सकता है, लेकिन +3 में उसकी क्या होता है, D3 कॉन्फ़िगरेशन होती है। ये नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग देखेंगे कि जो D3 कॉन्फ़िगरेशन होती है वो एक्सेप्शनली स्टेबल होती है। तो उस
एक्सेप्शनली स्टेबल होने का जो राज है वो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे कि जी जो डी ऑर्बिटल है वो स्प्लिट हो जाते हैं T2G एंड Eg में। तो T2G में जो 3 इलेक्ट्रॉन आते हैं उनका जो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी होता है वो काफ़ी हद तक ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से +3 ऑक्सीडेशन स्टेट क्रोमियम की स्टेबल होती है। एंड +6 तो समझ में आ ही रहा है। फिर मैग्नीज के बाद जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक क्योंकि जो ओके, सो जो मैग्नीज से आगे क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतनी ज़्यादा हाई हो जाती है कि वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट ही अटेन कर सकते हैं, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन देना इज़ वेरी मच ईजियर एज कम्पेयर टू ज़्यादा इलेक्ट्रॉन देना। तो मैग्नीज के अलावा उसके बाद जब आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक की होती है तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतनी ज़्यादा होती है, आयनाइजेशन एंथैल्पी इतनी ज़्यादा है कि ये इतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन वो रिलीज़ नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इनका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है, साइज़ छोटा है, तो इतना आसान नहीं होता उनके लिए इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करना। तो सबसे ज़्यादा आसान होता है कि 2 इलेक्ट्रॉन बाहर के जो 4s ऑर्बिटल में उन इलेक्ट्रॉन्स को निकाल के भगा दो। बाकी जो d ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स है वो देना इतना आराम से प्रेफर नहीं करते हैं। ठीक है, वी वर ऑन टाइटेनियम। तो टाइटेनियम क्या है? Ar3d2 4s2। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो टाइटेनियम 2+ ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत आराम से अटेन हो जाएगी, 3d2 4s नॉट। ठीक है, फिर टाइटेनियम 3+ भी दे सकता है, लाइक अर्गन 3d1 4s नॉट। लेकिन टाइटेनियम +4 क्या है, सबसे ज़्यादा स्टेबल होगी, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन देना इज़ नॉट अ बिग डील। और 4 इलेक्ट्रॉन देने के बाद कौन सी कॉन्फ़िगरेशन आ रही है? नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर पाते। ठीक है, तो टाइटेनियम +4 क्या होता है? मोस्ट स्टेबल। ठीक है, इसके आगे का फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में करते हैं, टाइम हो गया।